रहा है। मुल्क में कोरोना के 16,752 नए मामले रोशनी में आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 11,711 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,64,511 मामले एक्टिव है। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 1,43,01,666 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। यही वजह है कि इंतजामिया ने 2 दिन की बंदिश आयद कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट वगैरह बंद है। इस हवाले से लोगों का मानना है कि जो इंतजामिया कर रहा है वो अवाम के हक में है। ये जो प्रयास है ये सर्वोपरि है। प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर में तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये जितना अभी नागपुर की जनता ने बोली है या भारत की जनता ने बोली है या प्रशासन ने बोली है, चाहे सरकार कोई भी हो, कोरोना का ये प्रयास जो है हम लोगों ने जो अपने आप को रोक के रखा, आज 80% लोग तो भी नागपुर में अपने घर में है। तो ये 80% लोगों का जो रुकावड़ा अपने घर के अंदर में, ये कोरोना को बिल्कुल मारेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। और ये प्रयास जो है ये हम लोग निरंतर हर संडे, हर मंडे, शनिवार इतवार को करते रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है कोरोना के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना, क्राउड में ना जाना, ये सारी जो गाइडलाइंस है इसका लोगों ने फॉलो करना चाहिए। अब कई सारी शादियां हो रही है और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी बाद में उसको ओपन कर दिया, उसकी वजह से क्राउड जो बढ़ गया है और मार्केट में भी जो भीड़ बढ़ी हुई है उसके वजह से कोरोना का जो फ्लो फिर से बढ़ा हुआ है। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और इसको ऊपर कंट्रोल करे, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से क्राउड बढ़ सकता है, ये चीज़ें अगर रोका जाए तो नेचुरली कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन केवल शनिवार और रविवार को बंद करने से इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 2 दिन से क्या हो जाएगा ऐसा? इसमें पीस कौन रहा है? आम जनता ही पीस रही है, छोटे छोटे दुकानदारी पीस रहे हैं, उन्हीं का प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े जिनके मॉल है या बड़े जो बिजनेस है उनको तो चलो, तो इसकी वजह से आम जनता को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। मुल्क भर में बुजुर्गों के लिए कोविड वैक्सीन की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी वैक्सीनेशन सेंटर से हमारे नुमाइंदा ने इसका जायजा लिया। में 1 मार्च से बुजुर्गों के लिए यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त मैं दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूं। आपको बता दें कि 1 मार्च से जिस तरीके से 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, और साथ ही 45 साल से 60 साल तक के जो लोग हैं जिनको किसी तरीके की कोई बीमारी है वो लोग भी वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इसके लिए 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की गई है, और अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से प्रमाण पत्र दिखाकर वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 15 लाख वैक्सीनेशन किए जाएंगे इस तीसरे चरण में, जो कि 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स की संख्या 12 लाख के करीब रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना है तो वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने चॉइस के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको प्रति डोज 250 रुपये देना होगा। इसके साथ ही कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप घर बैठे सुविधा के हिसाब से अपना वैक्सीनेशन का टाइम भी ले सकते हैं। आपको जिस समय जाना हो उस समय का टाइम आप उस ऐप के जरिए ले सकते हैं, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। और जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और लोग भी अब सामने आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसे में बुज़ुर्ग लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है ये आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो हॉस्पिटल के बाहर तमाम तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों के मन में अगर किसी तरीके की कोई भी शंका हो तो इन पोस्टर्स के जरिए उन लोगों को समझाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरीके से सेफ है। वैक्सीन लगाने से किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि लोगों के दिल में ये डर है कि वैक्सीन से शायद किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसी के लिए इस तरीके के तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही उस पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि जब आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने फ़ोटो, आई कार्ड वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरीके का कोई भी एक आई कार्ड आपको दिखाना होगा। तो तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में
जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या फिर उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या है, वो लोग आगे आकर अपने वैक्सीनेशन लगवाएंगे। और आपको बता दें कि करीबन 10,000 आयुष्मान भारत योजना, 680 CGHS और 10,000 सरकारी केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या अलग है। तो इस बार का जो टारगेट है तीसरे चरण का, वो 27 करोड़ का टारगेट है कि इससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाए। तो अब ये देखना होगा कि तीसरे चरण में लोग किस तरीके से वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आते हैं और बुजुर्ग लोगों की संख्या इसमें क्या कुछ रहती है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। महाराष्ट्र में 1 मार्च से रियासती बजट इजलास का आगाज होने जा रहा है, जो कोरोना की वजह से सिर्फ 10 रोज तक ही जारी रहेगा, जबकि रियासती बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। इससे पहले कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल वर्किंग एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 फरवरी को कानून साज असेंबली के अहाते में हुआ। महाराष्ट्र बजट सेशन से कबल अक़लियतों के मसाइल और इन्हें असेंबली में ज़ेर बहस लाने के हवाले से समाजवादी कोशिश करेगी। इस हवाले से रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी और रईस शेख ने दीगर रियासतों के तर्ज पर रियासती असेंबली में भी NRC CAA को लागू न करने के मुतालिक रियासती असेंबली में करारदाद मंजूर करने के हवाले से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया है। पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदा वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। वसीम, कल से बजट सेशन का आगाज हो रहा है, 8 तारीख को बजट पेश किया जाना है, कितनी उम्मीद है लोगों को? देखिए, इस बार के बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कम समय में महाराष्ट्र सरकार किस तरह के बजट महाराष्ट्र के लिए पेश करती है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 1 सालों में जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था है वो चरमराई है। साथ ही देखा गया है कि जो इससे पहले का बजट था उसमें भी काफ़ी कमियां थी, बहुत सारे लॉसेस थे, तो अब उसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन ये जो बजट का सत्र है महज 10 दिनों का है। इसे लेकर विरोधी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि इतना कम समय का सत्र उन्होंने इससे पहले कभी नहीं दिखा। ये भी एक अपना इतिहास है। महज 10 दिनों में 8 तारीख को बजट पेश होगा, 2 दिन ही रहेंगे चर्चा के लिए। फिर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, एक वजह ये भी विरोधी पार्टी की तरफ से बताया गया है। और पिछले 2 सालों की बात करें तो जिस तरह से खास करके अधिवेशन के दौरान बजट सत्र को लेकर उत्साह था वो साफ तौर पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार के ये जो 10 दिन का बजट सत्र होगा ये काफ़ी हंगामे भरा होगा। इसकी साफ वजह है कि बीजेपी काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। उनकी भूमिका एकदम साफ नजर आ रही है कि जो मंत्री भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो उन पे आरोप लगे हैं, उन्हें लेकर इस्तीफे की मांग लगातार करती हुई नजर आ रही है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के जो मंत्री है संजय राठौर सुर्खियों में बने हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग लगातार शुरू है और इसे लेकर विपक्ष दबाव भी बना रही है। साफ तौर पे जो शक्ति कानून बिल आने वाला था उसे लेकर एक समिति बनाई गई थी, उस समिति से बीजेपी हटने की बात कर रही है, क्योंकि जब मंत्री ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी समिति में नहीं रहना चाहते। इस तरह के मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं आक्रामक होती नजर आ रही। साथ ही किसानों का मुद्दा भी काफ़ी गरमा सकता है, कि इसकी वजह यह है कि जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए तो मुआवजा पूरी तरीके से नहीं मिला है। आपको बताना चाहिए कुछ दिन पहले किसान ने पत्र लिखा था CM उद्धव ठाकरे को और उन्होंने नक्सली बनने की तक की मांग कर दी थी, क्योंकि जो किसानों को 5 हेक्टेयर में 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, उतने नहीं मिले, महज 5 से 9,000 तक ही मिल रहे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में खासकर हम पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना से 1 साल का अरसा तकरीबन बीत चुका है। हम अगर महाराष्ट्र की बात करें या खासकर मुंबई की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यही रियासत मुतासिर है। तो क्या ऐसे में मेडिकल के शोबे के लिए कुछ बजट बढ़ाया जा सकता है? इस तरह की कुछ उम्मीद की जा रही है?
देखिए, जिस तरह से पिछले 1 सालों में मेडिकल को लेकर लगातार पैसे खर्च कर रही है स्वास्थ्य विभाग और उससे भी बेहतर तरीके से किस तरह से किया जाए उसे लेकर लगातार बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं। जो आपत्ति के लिए जो बजट थे उनमें से भी पैसों का इन्वॉल्वमेंट किया गया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। तो आने वाला जो बजट है ये पूरी तरीके से 2 ही केंद्र बिंदु हो सकते हैं। एक किसानों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि जब पिछली बार कोरोना की जब शुरुआत हुई थी उस दौरान उनके पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन की मशीन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे शुरुआत हो गई। अब आगे किस तरह से अगले चरण में इसे बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पद रिक्त है आज उसकी भी भर्ती करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो स्वास्थ्य विभाग पे एक बड़ा अमाउंट खर्चा करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी, क्योंकि जो आपत्ति लगातार महाराष्ट्र और देश भर में चल रही है उसे किस तरह से निपटा जाए इसे ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, इसी हो जाएंगे माइनॉरिटीज को कितनी उम्मीदें हैं, अपनेतों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अबू आसिम आजमी ने भी कल एक मीटिंग में शिरकत की, उसमें और भी कई लीडर थे जो शामिल हुए और सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खुद ये सरकार पर है, लेकिन मुसलमानों के जो मसाले उसको हल करने के लिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है वो काफ़ी उम्मीदें लगा के रखा है इस बार के बजट को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार जो बजट था उस बजट के दौरान जो खर्च करने का जो जानी चाहिए थे वो अब तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया। अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल पाया है, मौलाना आज़ाद की जो स्कीम है उसका फ़ायदा मुसलमानों को नहीं हो पाया। अब जिस तरह से मुस्लिम संगठन लगातार चर्चा कर रही है मुसलमान नेताओं के साथ और साथ ही सीएम के सामने बहुत सारी बातें रखने की कोशिश कर रही है, उसमें जैसे मस्जिदों का मामला हो या फिर मस्जिदों के जो उलमा है उन्हें सैलरी देने की बात हो या फिर मदरसे के रजिस्ट्रेशन की बात हो या फिर मौलाना आज़ाद की जगह बच्चों को एजुकेशन देने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर लगातार मुस्लिम उलमा और या फिर मुस्लिम समाज उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुस्लिम नेता, चाहे अबू आसिम आजमी हो या फिर रईस शेख हो, इन सभी से डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही उनकी जो मांगे हैं उस सीएम तक पहुंचाने की कोशिश करें कि इस बार का जो बजट हो इसमें साफ तौर पे मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहतर निधि दी जाए जिसका फायदा आने वाले दिनों में इस समाज को होगा। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गुलमर्ग में जारी सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आज तीसरे रोज मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। सतह समंदर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े गंगोरी में भी मुकाबले हो रहे हैं। सुबह सवेरे आइस स्केटिंग रिंग में भी मुख्तलिफ मुकाबले हुए जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के टीमों ने हिस्सा लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुए मुकाबलों में अब तक क्रॉस कंट्री स्कीइंग में आर्मी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, कर्नाटक की टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह आइस स्टॉक मुकाबले में पंजाब ने 1, लद्दाख ने 2 गोल्ड और जम्मू कश्मीर ने 1 गोल्ड हासिल किया। स्नो शो मुकाबले में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र ने 1-1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। 8 ईयर से यहाँ स्कीइंग अल्पाइन सीनियर में खेल रही हूँ और आज हम यहाँ खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट के लिए आए हैं। लास्ट ईयर मैंने दोनों जो यहाँ पे 2 इवेंट हुए, एक तो हुआ सलालम, एक तो हुआ जेंट सलालम, मैंने दोनों में पार्टिसिपेट लिया था और दोनों में मैंने मेडल्स निकाले हैं। सेम आज भी मैं दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जी, मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहूंगी जो भी कश्मीरी है, हमारे यहाँ एक तो नेचुरल स्नो है, गुड वॉल्यूम ऑफ स्नो है और खेलो इंडिया की वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारी गेम को, हमारी स्किल को। ये गेम एज वेल एज फन है, आए पार्टिसिपेट करें, प्लेटफॉर्म भी है, दे कैन डू वंडर्स। सेकंड खेलो इंडिया में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म हासिल हो रहा है? जी जी बिल्कुल, और बाकी स्टेट्स के भी आ रहे हैं, बहुत उनके साथ compete करना बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह उम्मीद करें हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक पहुंचे और मेडल निकाले इस बार। गुलमर्ग के गंगडोरी में बॉलीवुड अदाकारा और 2014 की मिस इंडिया रोही सिंह गुलमर्ग में हैं। रोही सिंह यहाँ खूब स्कीइंग कर रही हैं और साथ ही वो गुलमर्ग में फिल्मों की शूटिंग के लिए गौर भी कर रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा रोही सिंह ने खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ। ऊंची 14,000 फुट की ऊंची बुलंदी पर मकाम कंगडोरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ बॉलीवुड की अदाकारा यहाँ रोही सिंह हमारे साथ, वो यहाँ पे स्की कर रही है और खेलो इंडिया के साथ साथ यहाँ पे वो मुशाहिदा करने आई है। हमारे साथ वो हैं, उनसे बात करेंगे। जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए, आप गुलमर्ग पहली दफा आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? नहीं, मैं हर साल आती हूँ। ये बताइए, आप गुलमर्ग आई है, यहाँ पे गुलमर्ग की खूबसूरती को देखकर, खासकर हम फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ही बात करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली, आई थिंक इट्स बिन राइटली सेड कि ये हेवन ऑन अर्थ है एंड आई थिंक इंडिया में सबसे खूबसूरत प्लेस ही गुलमर्ग है एंड यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर है। सो यू नो, फ्रॉम इनसाइड आउट, दिल से भी बहुत अच्छे हैं। सो आई लव द वाइब।
अच्छा, इतने सालों से आप यहाँ पे आए हैं, क्या आपने पहल की है कि फिल्म इंडस्ट्री में कश्मीर को यहाँ पे रागिब करेंगे फिल्म इंडस्ट्री को, ताकि यहाँ पे शूटिंग हो जितने भी फिल्में बन रही हैं? डेफिनेटली मैं अपने दोस्त को लेके आई हूँ जो प्रोड्यूसर है, सो उसने भी अभी पहली बार गुलमर्ग देखा और वो ऑलरेडी फिल्म प्लान कर रहा है यहाँ बनाने के लिए। तो कौन सी फिल्म आप प्लान कर रहे हैं? नहीं, तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल तो मैं शूटिंग फिनिश करके आई हूँ। इनफैक्ट कल 1 मार्च को मेरा नया ट्रेलर आ रहा है, उसका नाम है चक्रव्यूह, तो वो MX प्लेयर पे आएगा। उसमें मैं है और प्रतीक बब्बर है, तो डेफिनेटली देखना आप लोग। होपफुली एक दिन मैं जरूर शूट करूंगी यहाँ पे कुछ। अच्छा, इससे पहले जब आप गए यहाँ से, क्या फीलिंग आपकी रही वहां जाके गुलमर्ग के हवाले से? बहुत मिस किया मैंने गुलमर्ग को, इसलिए मैं एक्चुअली 15 दिन पहले भी मैं यही थी, तो इतना मिस किया कि मैं वापस आ गई 2 वीक्स में। इससे पहले विद्या बालन यहाँ पे आई है, अभी फेस्टिवल यहाँ पे था, और अरबाज खान साहब आए, उन्होंने भी उस वक्त ये कहा कि हम वापस जाके फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे रागिब करेंगे, खासकर गुलमर्ग और कश्मीर साथ साथ। तो आपकी तरफ से वो यहाँ पे आए, उन्होंने बड़ी अच्छी मैसेज यहाँ पे दी है, तो आप क्या कहेंगे पूरी इंडिया के लिए? I would just say that it is the best place in the country. इससे ज्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट मैंने सारे माउंटेन्स देखे हैं और मैंने मोस्टली एवरीवेयर शूट किया है, बट आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक गुलमर्ग, और यहाँ सबको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आपने अब तक शूट किया है? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं शूट किया आज तक, बाकी जगहों पे किया है। अब आप इरादा रखते हैं यहाँ पे? मोस्ट डेफिनेटली आए तो होप की कोई अच्छी फिल्म वगैरह यहीं पे शूट करें, फिर मैं 30 डेज यहीं रहूं और स्कीइंग करूं सारे टाइम। और इंडिया के लिए खासकर ये टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है, क्या मैसेज रहेगी आपकी खासकर कश्मीर आने के लिए, ऑल ओवर इंडिया के? गाइस सब लोग आओ कश्मीर, डेफिनेटली आइए, बट रिस्पॉन्सिबल रहिए। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको गंदा ना करें। वन थिंग आई हेट अबाउट पीपल जनरली इज कैसे वो कचरा फेंकते हैं जगहों पे, बट गुलमर्ग की ब्यूटी है क्योंकि वो इंटैक्ट है और उसका अभी तो थोड़ा रॉ है, तो आई थिंक वी शुड मेंटेन दैट, रिस्पेक्ट द प्लेस, बट डेफिनेटली कम हियर एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं, ज्यादातर शूटिंग यहाँ पे हो रही थी, और कुछ साल पहले भी कुछ फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है, क्या वजह रही है कि बॉलीवुड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रागिब नहीं हो रहा है, और जल्द उसमें यानी देरी के बगैर यहाँ पे क्यों नहीं शूटिंग हो रही है, क्या वजह रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि कई सारी कंट्रीज जो है वहाँ शूट करना बड़ा आसान है, लंदन, साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया आजकल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ बहुत कनेक्टेड। मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, इट्स जस्ट दैट वहां पे भी उतना ही आसान है जितना प्रोबेबली कहीं और, बट हमें मुझे लगता है इंडिया को और एक्सप्लोर करना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ के और शूटिंग करनी चाहिए। अगर आप दूसरे ममालिक में शूटिंग के लिए जाइए, अपने मुल्क की ये जगह है। आपको मैं बता रही हूँ कि आप साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह की गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स को स्पेशल फैसिलिटीज देती है शूट करने, इसलिए वो जाते हैं वहां पे फिल्में शूट करने। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी उस तरीके का फिर कुछ करना चाहिए कि फिल्में शूट करने के लिए आपको स्पेशल कुछ मिले और थोड़ी और हेल्प हो, क्योंकि एक सेट लगाना, पूरा क्रू यहाँ लाना, पूरी शूटिंग करना, पूरी फिल्म एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एंड इतनी सुंदर ये जगह है। आई डेफिनेटली थिंक वी शुड प्रमोट इट मोर। आपकी तरफ से पहल रहेगी कि आइंदा आप शूटिंग यहाँ पे करेंगे? हमेशा, ऑल द टाइम, ऑलवेज। इनका यही कहना है कि आइंदा वो सोच रहे हैं, जितने भी बॉलीवुड अदाकार है या बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वो इनको यहाँ पे रागिब करेंगे, खासकर कश्मीर और खासकर गुलमर्ग में शूटिंग के लिए जरूर ये लोग आएंगे। फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। हमने आपको हमारे खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। आइए दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद कैसा रहा इनका तजुर्बा। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम अलग अलग करिश्माई करामती बच्चों से मिले। उनमें से एक हैं केरल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होकर। सिद्धार्थ, हेलो, दिस इज आनंद हियर, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How was your experience? Well, the experience was really nice, and I would like to say that I was able to participate in a national platform like Young Genius because of the support and encouragement of several people. Overall, talking about the program was very great, and it was very great to have a conversation with you, sir. Which is the moment that you will remember? What I remember was when you told about that, as usual, everybody has some nervousness before speaking even. So that was, and I was happy that I found the topic and I'd read about it. So I just collected my thoughts and said it. And when after that speech is over, I was quite happy. Keep doing this, what you're doing. Okay, sir, sure. गाजियाबाद मुरादाबाद थाना इलाके में 19 फरवरी की सुबह
सरेआम एक रिक्शा चलाने वाले का कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल मामले में पुलिस ने सलमान नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया, अगरचे कत्ल जादू टोने के सिलसिले में किया गया था। वहीं इस सनसनीखेज मामले का इंकशाफ करने के लिए एसपी देहात इर्ज राजा के जरिए 3 टीमों की तश्कील दी गई थी। ये 19 फरवरी को मुरादनगर में एक तांत्रिक आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने आके आस मोहम्मद के घर के बाहर ही जो कि ग्राम जलालपुर है, वहाँ पर जब वो आया अपना ई रिक्शा चला के, तो वहाँ पर उसको रोककर उस पर तलवार से कई वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस केस पर थाना मुरादनगर पुलिस काफ़ी समय से लगी हुई थी और इसमें मेहनत की गई। काफ़ी इसमें लगभग 60-70 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसमें उसका हुलिया लगभग कंफर्म हो गया था, उसकी बाइक कंफर्म हो गई थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो अभियुक्त है कोई मोबाइल नहीं रखता था, तो हमने टावर डंप वगैरह लिए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मैनुअल सर्वेलेंस काफ़ी हुआ और सीसीटीवी फुटेज का भी काफ़ी यूज़ किया गया, जिससे बाइक और सब चीज़ें हुलिया कंफर्म हुआ। और इसमें लगातार मेहनत करते रही टीम और इसमें बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। इन्होंने मन की बात के 74वें किस्त में कई अहम मसाइल पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ की हम सब की जिम्मेदारी है। वहीं आत्मनिर्भर भारत का पैगाम हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने तमिल ज़बान की अहमियत पर भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि तमिल ज़बान न सीख पाना वो अपनी कमी मानते हैं। कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। पुदुचेरी के कराईकल में अमित शाह ने अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पिछली हुकूमत पुदुचेरी की तरक्की में रुकावट बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2014 से हम प्रयासशील थे कि ये पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने PSLV-51 को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश स्पेस सेंटर से PSLV-51 को लॉन्च किया गया। इसके जरिए ब्राजील के एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी खला में भेजा गया। इसके साथ ही 18 दूसरे कॉमर्शियल सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।